टू माय चैनल विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर एजुकेटर शिवानी मैम। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कोलेरा टॉक्सिन एक्शन पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखता है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। सो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं एक शॉर्ट व्यू से आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी जो हर बार करती हूँ कि अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम बात करने वाले हैं कि जो कोलेरा होता है, जिसको हम हिंदी में हैजा जैसा रोग कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर कोलेरा डिजीज़ होता है या उसका जो टॉक्सिन होता है उसका मैकेनिज़्म, उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म होती है। और ये मैकेनिज़्म जो है एक सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीपीसीआर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सेल सिग्नलिंग में देखते हैं। तो जैसा कि ये जो बैक्टीरिया है, मतलब ये जो कोलेरा है, ये एक बैक्टीरिया से होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी एक कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है जिसको स्पेशल बैक्टीरिया के कंडीशन में रखा गया है। ये बैक्टीरिया ज़्यादातर आपको सॉल्टी वाटर में देखने को मिल जाता है। सॉल्टी वाटर मतलब कि ब्रैकिश वाटर, ऐसे जगह पे आपको देखने को मिल जाता है कि विब्रियो कोलेरी जैसे बैक्टीरियाज पाए जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी आपके कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड आप जो फूड्स वगैरह खाते हो, जो खुले में जो फूड्स आपको मिलते हैं या वाटर, उससे आपको कोलेरा और डिहाइड्रेशन वगैरह की इशू होने लगती है। तो ये उस तरीके से आपके बॉडी में एंटर करता है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेसिक हम सबसे पहले तो इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो ये कोलेरा कॉज करता है। विब्रियो कोलेरी नाम से ही पता चल रहा है जो कि कोलेरा कॉज करता है। ये पर्टिकुलर इसके हम ये कह सकते हैं कि ये कोलेरा नहीं करता, बल्कि ये एक जहर प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो कोलेरा कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो विब्रियो कोलेरी है जो ये जहर प्रोड्यूस करता है, उस जहर का नाम है कोलेरा टॉक्सिन। ठीक है, उस जहर का नाम क्या है? उस जहर का नाम है कोलेरा टॉक्सिन। ये कोलेरा टॉक्सिन हमारा जो विब्रियो कोलेरी है तब प्रोड्यूस करता है जब ये एक वायरस के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, यानी ऐसा वायरस जिसे खाने में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पसंद है। ठीक है, तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाज के कांटेक्ट में जब आते हैं तब ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं या टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और इस टॉक्सिन का नाम क्या है? कोलेरा टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन हमारे पर्टिकुलर पर्सन को जिसको कॉज करता है उन्हें कोलेरा डिजीज होने लगता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ में क्या दिखता है आपको? इस डिजीज़ में आपको दिखता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह की इशू हो जाती है। क्या होती है? डिहाइड्रेशन वगैरह की इशू होने लगती है। अभी एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो कि आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, यानी ये जो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना, ग्राम स्ट्रेन नेगेटिव बैक्टीरिया को शो करता है, ये याद रखिए। और इसमें एक यूनिक फीचर्स आपको इस बैक्टीरिया में ये देखने को मिल जाएगा कि इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाता है। किसमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाता है? विब्रियो कोलेरी में। विब्रियो कोलेरी में शॉर्टकट में लिख रही हूँ। इसमें क्या क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाता है? यूनिक चीज़ क्या है? इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब ये एक इंट्रोटॉक्सिन मतलब समझ लीजिए कि इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होने वाला टॉक्सिन। ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन को इंट्रोटॉक्सिन कहते हैं। और ये एक इंट्रोटॉक्सिन कोलेरा टॉक्सिन होता है, मतलब कोलेरा टॉक्सिन एक इंट्रोटॉक्सिन नेचर का होता है। और इंट्रोटॉक्सिन का मतलब हमने आपको क्या बताया? जो जहर इंटेस्टाइन के अंदर फॉर्म करता है। ठीक है ना, इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, उन्हें हम इंट्रोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं? नुकसान करने लगता है। ठीक,
तो अभी ये इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचते हैं? कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड्स वगैरह हम खा रहे हैं उसके थ्रू पहुंच सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे बैक्टीरियाज जो होते हैं ये आपके इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी आपकी बॉडी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेट करी, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को ये है तो उसके थ्रू भी ये आ सकता है इन्फेक्टेड वाटर में, और इन्फेक्टेड वाटर से फिर बॉडी में। एक चीज़ और भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि नोट डाउन करने वाली चीज़ है, वो ये है कि विब्रियो कोलेरी टॉक्सिन, मैंने जो बोला कि ये तब तक जहर नहीं बनाता जब तक ये किसी बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्टेड नहीं होता। अगर ये इन्फेक्टेड नहीं है तो ये कोलेरा कॉज नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके का जहर नहीं सेक्रेट कर रहा है, किसी भी तरीके का टॉक्सिन नहीं रिलीज करेगा। लेकिन जहाँ विब्रियो कोलेरी किसी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड आपके फाज से, मतलब फाज मतलब बैक्टीरियोफाज से कनेक्ट हो गया, इन्फेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। ठीक है ना, ये कोलेरा टॉक्सिन रिलीज करेगा। ठीक, अब क्यों ऐसा होगा कि ऐसा क्या होगा कि बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट होने के बाद ये टॉक्सिन रिलीज करेगा? ठीक है, ऐसा क्या होगा? तो होता क्या है कि जब ये बैक्टीरियोफाज इसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या है कि वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल जीन का ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? हॉरिजॉन्टल जीन का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके थ्रू ही हमारा ये पर्टिकुलर विब्रियो कोलेरी इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जब इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया का जो जीनोम है, बैक्टीरिया के जो जीनोम होते हैं उनके जीनोम को अटैक करते हैं। मतलब उनके हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज अपना जीनोम जो है बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अटैच कर देता है। तो जहाँ ये दोनों जीनोम, बैक्टीरिया का जीनोम और वो पर्टिकुलर वायरस जो इसको इन्फेक्ट कर रहा है उसका जीनोम इंटीग्रेट करता है, वहीं उसी वक्त हमारा जो विब्रियो कोलेरी है वो टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान पे रखिएगा कि हमारा जो विब्रियो कोलेरी है वो तब तक टॉक्सिन रिलीज नहीं करता जब तक वो किसी वायरस के कांटेक्ट में नहीं आता है। वो भी कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफाज। जब बैक्टीरियोफाज उसको इन्फेक्ट करता है, यानी हॉरिजॉन्टल तरीके से जीन का ट्रांसफ़र करता है, हमारा बैक्टीरियोफाज का जीनोम और हमारे बैक्टीरिया का जीनोम इंटीग्रेट होता है, तब जाके हमारा ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, ये हमारा कोलेरा टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, अभी क्या कह सकते हैं कि ये जो विब्रियो टॉक्सिन है, ये जैसे कोलेरा टॉक्सिन हम कह रहे हैं, इस विब्रियो टॉक्सिन को आप एक और नाम से भी जान सकते हैं। इस विब्रियो टॉक्सिन को आप एक और नाम से भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम है CTX। CTX को आप क्या कह सकते हो? CTX को हम कोलेराजन भी कहते हैं। CTX यानी विब्रियो टॉक्सिन जिसको CTX कहते हैं, और CTX यानी जिसके जीन को हम कहते हैं टॉक्सिन जीन। ठीक है ना, इसको हम कोलेरा जीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये टॉक्सिन जीन जो है फेज में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो फेज में प्रेजेंट होता है, जहाँ ये इंटीग्रेट होता है बैक्टीरिया के जीनोम से, बैक्टीरियो फेज का ये पर्टिकुलर टॉक्सिन जीन, बैक्टीरिया तुरंत टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लगती है। तो ये जो CTX है ना, ये जो कोलेरा जीन है, ये किस में होता है? फेज में होता है, जहाँ ये उसके बॉडी को अटैक किया, उसने इंटीग्रेट किया और तुरंत हमारे बैक्टीरिया ने भी ये पॉइजन सेक्रेट करना, ये टॉक्सिन सेक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और जिस पर्टिकुलर पर्सन को ये इन्फेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या हो जाएगा? कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो कोलेरा टॉक्सिन होते हैं, ठीक है ना, ये कोलेरा टॉक्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और कहते हैं कि ये 6 सब यूनिट से बने होते हैं। ठीक है ना, मैं कलर ले लेती हूँ दिखाने के लिए आपको। मैं आप कोलेरा टॉक्सिन का डायग्राम बना रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं कलर भी चेंज करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगी चीज़ें। ये मैं कोलेरा टॉक्सिन का डायग्राम बना रही हूँ। कुछ ऐसा ही आपका कोलेरा टॉक्सिन देखने में होता है। तो टोटल कहा जाता है कि एक कोलेरा टॉक्सिन में 6 यूनिट्स होता है, ठीक है ना, 6 यूनिट्स होता है। 6 यूनिट्स में एक यूनिट ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 यूनिट से मिलकर 6 सब यूनिट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सब यूनिट्स कहते हैं। ये 6 सब यूनिट से मिलकर हमारा कोलेरा टॉक्सिन बना होता है, ठीक है। इन सब यूनिट्स को 2 पार्ट्स में आप बांट सकते हैं। इन सब यूनिट्स को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला जो है ए सब यूनिट्स और दूसरा बी सब यूनिट्स, ठीक है, बी सब यूनिट्स, ठीक है। तो ये वाला जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ना, ये आपका ए सब यूनिट्स है, और ये वाला जो रीजन पूरा नज़र आ रहा है स्काई कलर में, ये आपका बी सब यूनिट्स है, ठीक है। तो ये जो ए सब यूनिट्स है ना, इसके भी खुद के 2 रीजन होते हैं, 1 और 2, ठीक है। और लेकिन इसके खुद के पार्ट्स हैं, लेकिन है तो ये एक ही, ठीक है ना, है तो ये एक ही। और ये जो बी सब यूनिट्स होते हैं, इसके पास कितने होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कह सकते हैं कि कोलेरा टॉक्सिन एक प्रोटीनियस नेचर का होता है, जो टोटल 6 सब यूनिट्स का बना होता है, जिसमें पहला जो होता है वो ए सब यूनिट्स होता है, जिसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या करता है ये? कैटालिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? जी प्रोटीन का एडीपी के साथ एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एरिया क्या करता है? ये एडीपी राइबोसाइलेशन करता है जीटीपी प्रोटीन का, ठीक है, जो GM1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है? GM1, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी ये GM1 रिसेप्टर क्या है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हमारा कोलेरा टॉक्सिन का डायग्राम है, जिसमें 2 सब यूनिट्स है। एक है एक सब यूनिट, दूसरा है बी सब यूनिट्स। ए सब यूनिट्स के खुद के 2 पार्ट्स होते हैं, और ये ए जो वाला जो सब यूनिट्स होता है वो कैटालिटिक रिएक्शन को शो करता है, और जो बी वाले हैं उसमें टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बी सब यूनिट्स, ठीक। और ये जो पहला वाला सब यूनिट्स होता है जो कैटालिटिक रिएक्शन करता है, ये हमेशा जी प्रोटीन का एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, ठीक है। अभी ये G1 क्या है, GM1 क्या है, ठीक है, हम जानने वाले हैं कि ये GM1 क्या है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं GM1 क्या है, तो GM1 पहली बात तो एक गैंग्लियोसाइट्स है। पहली बात तो ये एक गैंग्लियोसाइट्स है, ठीक है, गैंग्लियोसाइट्स है, ठीक। अब कहते हैं कि GM1 का एक दूसरा नाम भी है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। इसको हम इस नाम से जानते हैं, GM1 को, ठीक है। ये एक गैंग्लियोसाइट्स होता है, ठीक। कहते हैं कि ये जो गैंग्लियोसाइट्स हैं, ये लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स सेरामाइड और ओलिगोसैकेराइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं? GM1 किसके बने होते हैं? GM1 बने होते हैं आपके लिपिड्स सेरामाइड के। सेरामाइड क्या होती है? आपको पता है कि सेरामाइड क्या होती है? सेरामाइड एक वैक्सी लिपिड्स होती है, ठीक है। सेरामाइड और किसका बना है? ओलिगोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तो ये इसी की बनी होती है। और एक एसिड और ही होता है, वो होता है सियालिक एसिड, ठीक है, सियालिक एसिड। तो ये जो गैंग्लियोसाइट्स है, जिसका नाम हमने यहाँ पे सुना इस एक्शन में, इस मोड ऑफ एक्शन के प्रोसेस में, वो है आपका एक गैंग्लियोसाइट्स GM1, जो कि रिसेप्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। GM1 का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। और ये जो GM1 है आपके गैंग्लियोसाइट्स है, ये 3 चीज़ से बना होता है, सेरामाइड, ओलिगोसैकेराइड्स और सियालिक एसिड से, ठीक है। ये 3 चीज़ों से ये बना होता है। अभी ये जो हमारा GM1 होता है, ये GM1 जो होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक
सॉरी, ये जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये जो गैंग्लियोसाइट्स, जो कि मैंने बोला GM1 एक गैंग्लियोसाइट्स है, और गैंग्लियोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ये गैंग्लियोसाइट्स जो हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है GM1, एक होता है GM2 और एक होता है GM3। और हमने यहाँ पे किसका नाम सुना? हमने यहाँ पे GM1 का नाम सुना, जो कि एक गैंग्लियोसाइट्स है, और GM1 का फुल फॉर्म है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। और ये GM1 किसका बना हुआ है? सॉरी, ये गैंग्लियोसाइट्स किसका बना हुआ है? आपके सेरामाइड, ओलिगोसैकेराइड्स और सियालिक एसिड्स का। ठीक, तो इसी GM1 का रोल हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है इस मोड ऑफ एक्शन में। सो अभी क्या हो रहा है कि इस एक्शन पाथवे में आपको क्या दिख रहा है कि ये GM1 मतलब ये जो गैंग्लियोसाइट्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि ये GM1 रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये जो GM1 है ये कहाँ होता है? इसका लोकेशन कहाँ होता है? कहते हैं कि ये हमारे इंटेस्टाइन के एपिथेलियल वाले हिस्से में, या गट्स आप कह सकते हो, वहाँ पे ये देखने को आपको मिल जाएगा। एपिथेलियल सेल्स या फिर गट्स में आपको देखने को, उसकी लाइनिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि किस तरीके से कोलेरा जो है, विब्रियो कोलेरी जो है, कोलेरा कॉज कर रहा है। ठीक है, हमें पूरा मोड ऑफ एक्शन देखना है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जिसको मैंने जनरली नेट से ही लिया हुआ है। तो ये इस डायग्राम में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा विब्रियो कोलेरी जो है कोलेरा कॉज कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिस भी पर्सन को कोलेरा हुआ है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैसिव तरीके से जिसको डिहाइड्रेशन वगैरह की इशू शुरू हो गई, ठीक है, तो हम कोलेरा के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जिस पेशेंट में, उसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन में ये जो CTX है, CTX मैंने अभी आपसे बोला थोड़ी देर पहले ही, CTX अभी हमने आपको CTX के बारे में बताया। CTX मतलब आपका टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन को हमने CTX बोला। ठीक, जो कोलेरा सेक्रेट कर रहा है जब वो बैक्टीरियोफाज से के कांटेक्ट में आ रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है। तो पहले जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका ये जो CTX जो है, यानी जिसे हम कोलेरा टॉक्सिन कह रहे हैं, उस पर्सन के रिसेप्टर GM1, अब GM1 के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बारा, और GM1 क्या है? एक आपका गैंग्लियोसाइट्स है। ठीक, और गैंग्लियोसाइट्स का टाइप से GM1 जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। और मैंने ये भी बताया कि GM1 कहाँ होता है? इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में होता है या गट्स में होता है। ठीक है, तो जब ये टॉक्सिन बॉडी में जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ये टॉक्सिन जब जाएगा, तो ये टॉक्सिन कहाँ पहुँचेगा? ये टॉक्सिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, उसके पास पहुँचेगा। और रिसेप्टर आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर एक गैंग्लियोसाइट्स है GM1, तो ये हमारा गैंग्लियोसाइट्स हो गया। ठीक, तो अब टॉक्सिन जैसे भी करके गया बॉडी के अंदर, वो सबसे पहले इस टॉक्सिन से जाके, मतलब ये सॉरी, इस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। कौन? हमारा CTX। ठीक है, तो ये CTX किससे बाइंड करेगा? हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर को हमने क्या बोला? GM1। ठीक है, इसके पास जाएगा और इससे जाके बाइंड करेगा। और GM1 मैंने कहा बोला कहाँ लोकेशन है? एपिथेलियल सेल में, वो भी किसके? इंटेस्टाइन के। ठीक, अभी हमने देखा था, अभी मैंने डायग्राम थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया CTX का, कि CTX आपके टोटल कितने यूनिट से मिलकर बने होते हैं? टोटल 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, A सब यूनिट्स और B सब यूनिट्स। A में तो 1 होते हैं, लेकिन B में आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं, यही बताया। और A के 2 पार्ट्स होते हैं, ये बताया मैंने आपको। ठीक, तो क्या होगा कि जब हमारा वो टॉक्सिन आ रहा है, CTX आ रहा है, तो CTX का कौन सा पार्ट GM1 से अटैच्ड होता है? तो मैंने उस वक्त भी आपको बोला कि CTX का जो 5B वाला पार्ट है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, मैं कलर दिखा रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है, 5B वाला जो पार्ट है, ये हमारा किससे कनेक्टेड होगा? ये हमारा कनेक्ट होगा आपके GM1 से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको डायग्राम फिर से बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये आपका मैं जो बना रही हूँ, ये हमारा बन रहा है CTX,
ठीक है, CTX जो मैंने बोला कि 2 सब यूनिट से बना है, A सब यूनिट्स और B सब यूनिट्स, B में 5 है और A में 1 है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारा CTX है, कोलेरा टॉक्सिन है। तो कोलेरा टॉक्सिन जब इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में आया तो वो ब्लड के थ्रू हमारे कहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। इंटेस्टाइन में जहाँ पहुँचा तो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल में कौन मौजूद है, हमारा रिसेप्टर मौजूद है, हमारा गैंग्लियोसाइट्स मौजूद है। तो गैंग्लियोसाइट्स का ये जो GM वाला पार्ट है ये हमारे CTX के किस पार्ट से जाके बाइंड होगा, इस पार्ट से, इस पार्ट से, बीटा सब यूनिट वाले पार्ट से जाके बाइंड होगा। बात समझ में आ रही है, उससे जाके बाइंड करता है, ठीक है। ए सब यूनिट से बाइंड नहीं करेगा। ए सब यूनिट्स मैंने बोला था कैटालिटिक की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और वो हमारा ए सब यूनिट्स क्या करता है यहाँ पे, वो ADP का राइबोसाइलेशन करता है, बताया था मैंने। तो हमारा उसका वो काम है और इसका काम है GM1 से बाइंड करना, ठीक। अब क्या होगा देखते हैं। हाँ, तो ये बाइंड हो गया। अब यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी शो हो रहा है, किस तरीके से बाइंड हो रहा है, ठीक। अब जहाँ पे ये बाइंड हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो टॉक्सिन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टॉक्सिन जिसको हमने CTX कहा, ये सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, ठीक है। जहाँ ये सेल के अंदर एंट्री करेगा तो किस प्रोसेस से एंट्री करेगा, वो प्रोसेस है आपका इंडोसाइटोसिस, अंदर जा रहा है। तो इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये टॉक्सिन अंदर चला जाएगा, एंट्री करेगा, ठीक है, उसके प्रोसेस के थ्रू। अब ये सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पे जो CTX का जो A सब यूनिट्स है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके पास एक ही पार्ट था, वो वहाँ पे जाके क्लीव हो जाएगा। वो अंदर जाके, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये A वाला जो पार्ट है अंदर जाके क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, ठीक है, A1 वाला पार्ट, ठीक। क्लीव होने के बाद यहाँ पे ये आपस में ये साइटोसोल में धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक। साइटोसोल में जाने के बाद ये A1 वाला पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट है GS अल्फा, ठीक है ना, G प्रोटीन का GS अल्फा आपका वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। GS अल्फा आप जान ही रहे हैं, GS अल्फा GTP में क्या करता है, GDP से बाइंड करता है और पाथवे को एक्टिवेट करता है, तो ऑब्वियसली ये एक्टिवेट रहेगा, ठीक है, एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो हमारा ये जो ऊपर से साइटोसोल में आने के बाद ये A1 वाला पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट GS अल्फा जो वहाँ पे पाया जाता है, उसके साथ जाके ये A वाला पार्ट जो होता है बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि A1 सब यूनिट जहाँ उससे बाइंड करेगा, तो A1 सब यूनिट का काम क्या है कि वो ADP का क्या करती है, वो ADP का राइबोसाइलेशन करती है, वो ADP राइबोसाइलेशन करती है, ठीक है, राइबोसाइलेशन करती है, ठीक है, ठीक है, राइबोसाइलेशन करती है। तो मतलब इसका क्या हुआ, ADP राइबोसाइलेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ADP राइबोस को ऐड करना, ठीक है। तो ये ADP राइबोस का ऐड करती है और GTP बाउंड एरिया में ये उसको ऐड करने के बाद देखने को मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर GTP बाउंड एरिया क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन भी आप देख लीजिए, ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, पर्टिकुलर इसका GTP बाउंड एरिया का ये अल्फा सब यूनिट्स ऑफ आर्जिनिन रेसिड्यू पर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बाइंड हो गया, ठीक है, लॉक हो गई, तो GTPase की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देती है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट GTPase की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देती है, और वो जब इनहिबिट हो जाएगा GTPase तो वो काम नहीं करेगा, ठीक। अब GTP एक्टिवेट है तो आपको पता है कि जब GTP एक्टिवेट रहती है तो वो एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है, को बनाती है, ठीक। अब जब ये हमारा GTP एक्टिवेट है, ठीक, GTP एक्टिवेट है तो एडिनाइलेट साइक्लेस बनाती रहेगी, और अगर एडिनाइलेट साइक्लेस ये बनाएगी, ठीक है ना, एडिनाइलेट साइक्लेस लगातार मतलब बनाती रहेगी तो ये एक्टिवेट रहेगा, और जब ये एक्टिवेट रहेगा तो साइक्लिक AMP, ठीक है, साइक्लिक AMP का ये सिंथेसिस कंटिन्यू करती रहेगी। जब साइक्लिक AMP का सिंथेसिस ये कंटिन्यू करती रहेगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि साइक्लिक AMP का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन काइनेज है PKA, प्रोटीन काइनेज A जो है
वो एक्टिवेट होगा। और पीकेए का काम क्या होता है कि पीकेए जो टारगेट प्रोटीन्स होती है उसको फॉस्फोराइलेट करती है, उसका फॉस्फोराइलेशन करती है, राइट। तो अब ये क्या करेगी, उसी सेल्स में जो एक चैनल प्रेजेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, इस चैनल को हम कहते हैं CFTR। क्या कहते हैं? CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस रेगुलेटर। सॉरी, मैं फिर से बोल देती हूँ, इसका फुल फॉर्म है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR। ठीक है, ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये चैनल जो है क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी करता है, आप देख भी सकते हो कैसे ये कंडक्शन कर रहा है। तो ये एपिथेलियल सेल्स के थ्रू क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी, कंडक्शंस में हेल्प करता है। लेकिन ये चैनल कब एक्टिवेट होता है? जब हमारा PKA यानी प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। तो अब ये PKA इसी को क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है इस चैनल को, जिससे ये चैनल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब ये चैनल एक्टिवेट हो गया तो क्लोराइड आयन का कंडक्शन होने लगता है। जब क्लोराइड आयन का कंडक्शन होगा तो एपिथेलियल सेल्स के थ्रू वहाँ पे जितने भी सोडियम है, सोडियम आयंस है और अदर आयंस है, वाटर्स है, सब एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि गट्स में वाटर चला जाएगा पेशेंट के, और वहाँ पे आयन का लॉस भी होने लगेगा, न्यूट्रिशन का भी लॉस होने लगेगा, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है और पेशेंट वोमिट भी कर सकता है। और वो पूरा जो है बहुत सारे फ्लूइड्स गट्स में होने की वजह से पेशेंट जो है सीरियस कंडीशंस में जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से विब्रियो कोलेरा का एक्शन देखने को मिल रहा है सिग्नलिंग पाथवे में। ओके, तो आई होप कि आपको जो ये आज का लेक्चर है ये आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को जो है पॉज करके फिर से देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हमेशा आप मेरा जब भी लेक्चर वीडियो देखते हैं तो हमेशा कॉपी पेन निकाल के आप बैठे रहा करिए, क्योंकि मैं हर पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहती हूँ जो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और कहीं कहीं पे अगर आपका स्टेप ब्रेक हो रहा है, कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप पीछे जाके चीज़ों को फिर से देख सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर से एक नए वीडियो को मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।